हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते लोग मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चे, फिर आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और आज जो हम लोग ये वीडियो है क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए है। क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए और क्लास नाइन्थ में जो हम लोग सिविक्स पढ़े हुए हैं, तो क्या हुआ है ना, काफ़ी बहुत बच्चों का चैप्टर 1 जो है ना वो छूट गया है, क्लास में नहीं हो पाई है। तो उन बच्चों के लिए, और हमारे पास समय नहीं है कि हम फिर दोबारा क्लास में करा सकें। क्यों करा सकें? क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो इस वजह से हमने सोचा कि एक उपाय है, वीडियो बनाते हैं। और आखिरकार ये सोशल मीडिया का यूज़ कब किया जाएगा, अगर ऐसे समय में नहीं हुआ तो सोचा कि चलिए एक वीडियो बनाते हैं और बच्चों के पास चला जाएगा, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं हो पाए। ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़े ही नहीं हो और एग्ज़ाम में जाकर बैठ गए, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो इसी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और ये हम लोग का जो वीडियो है ना, चैप्टर 1 के लिए, जो हम लोग का सिविक्स बुक है बाबू, ये जो हम लोग का किताब है लोकतांत्रिक राजनीति, ये जो है ना, इसका चैप्टर 1 जो है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, क्या हुआ? लोकतंत्र का क्रमिक विकास। इसी के ऊपर में आज हम लोग ये पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। आखिर लोकतंत्र की शुरुआत कैसे होती है, लोकतंत्र कैसे स्थापित होती है, लोकतंत्र क्यों माना जाता है, क्यों मानना ज़रूरी है, इन सब बातों को एकदम पूरी आनंद से सुनेंगे, एकदम भगवान की कथा की तरह। तो चलिए एकदम आप बैठ रहिए पूरे ध्यान से। और एक बात और बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, उस समय आप ये नहीं कि मूवी देख रहे हो, ऐसा मत देखिए। बैठ जाइए जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे, और एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। कुछ जो हम शब्द बोलेंगे आपको, हो सकता है कुछ ऐसा बोले जो आपकी किताब में हो या किताब में नहीं हो, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, लगे कि ये ज़रूरी है तो उसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बाद में रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहला जो इस चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र का क्रमिक विकास। सर बिल्कुल, लोकतंत्र का क्रमिक विकास जो है ना बाबू, ये चैप्टर जो है ना, इसमें पहला जो शब्द है ना, जिसका नाम क्या है? लोकतंत्र। ठीक है बुआ, सब कहानी इस चैप्टर में ना लोकतंत्र के बारे में ही दिया हुआ है। लोकतंत्र क्या है? सबसे पहले देखिए, जो लोकतंत्र जो बना हुआ है ना बुआ, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से बाबू? दो शब्दों से। एक जो शब्द है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोस। क्या बोलते हैं बाबू? डेमोस। और एक और शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेसिया। क्या बोलते हैं बाबू? क्रेसिया। यह जो दोनों शब्द है ना, ये यूनान के अंदर में बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता था? यूनान के अंदर में बोला जाता था। यूनान के अंदर में डेमोस का मतलब होता है बाबू, जो यूनान के अंदर में जो डेमोस बोलते हैं ना, उसका मतलब अपने भारत में होता है जनता। क्या होता है बाबू? जनता। और क्रेसिया, क्रेसिया जो यूनान के अंदर में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका क्रेसिया का मतलब होता है अपने भारत में शासन। क्या बाबू? शासन। यानी कि वैसा देश, वैसा शासन व्यवस्था जहाँ पे जनता का शासन हो, उसे ही क्या बोलते हैं सर? डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, उसे ही बोलते हैं। याद रहेगा, लोकतंत्र की जो उत्पत्ति होती है ना, डेमोस किस देश में बोला जाता था? सर यूनान में बोला जाता था। अभी भूल थोड़े ना गए? किस देश में बाबू? यूनान में। यूनान में। डेमोस यूनान में बोला जाता था। यानी डेमोस का मतलब होता है अपने भारत में जनता, और क्रेसिया भी यूनान में बोला जाता था, जिसका मतलब होता है अपने भारत में शासन। यानी कि जनता का शासन जहाँ पे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए बाबू, लोकतंत्र की उत्पत्ति किस देश में हुई है? यूनान में हुई है। लोकतंत्र किन दो देशों से मिलकर बना हुआ है? तो सर सॉरी, लोकतंत्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो सर अभी तो आप बताए कि लोकतंत्र जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है डेमोस, दूसरा शब्द है क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है शासन, डेमोस का मतलब होता है जनता, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। यानी कि वैसा देश जहाँ पे जनता का शासन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी बोलते हैं। सही है बुआ, समझ में आ गया होगा। यानी लोकतंत्र तो पहला सब समझ गए। अब जो दूसरा शब्द है ना, उसका मतलब है, यहाँ पे दूसरा शब्द है क्रमिक। क्या नाम है? क्रमिक। और उसके बाद विकास। यानी क्रमिक का मतलब होता है बाबू एकदम लगातार,
पहला घटना क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, यानी लगातार जो घटना घटे, जो भी काम होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमिक बोलते हैं। तो यानी लोकतंत्र का क्रमिक यानी लगातार जो विकास हो रहा है, जो आगे बढ़ने का जो काम हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, पूरे इस चैप्टर में हम आराम से देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे चैप्टर के अंदर में 2 देशों का कहानी दिया हुआ है। कितने देशों का बाबू, 2 देशों का। एक महादेश है, आप उस महादेश को जानते होइएगा, अमेरिका को तो जानते ही। अमेरिका, अमेरिका के नीचे में एक महादेश है, जैसे ये है ना बाबू, दक्षिण अमेरिका है। कौन सी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे एक पतला सा, इसके एकदम पतला सा यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये एक देश है जिसका नाम है बाबू चिली। क्या नाम है बाबू, चिली। चिली के बारे में हमको एक कहानी पढ़ना है। चिली जो देश है ना, चिली के अंदर में 1970 के अंदर में चुनाव होती है। कब होती है बाबू, 1970 के अंदर में चिली के अंदर में एक चुनाव होता है, और उस चुनाव के अंदर में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है सल्वाडोर आयंदे। क्या नाम रहता है बाबू, सल्वाडोर आयंदे। जो आयंदे साहब है ना, आयंदे जी, आयंदे साहब है ना, आयंदे साहब एक पार्टी है, जिस पार्टी के नेता थे, उस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम था बाबू, सोशलिस्ट पार्टी। आयंदे साहब जिस पार्टी के नेता थे, उनका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता थे जिनका नाम था आयंदे। आयंदे साहब क्या करते हैं, 1970 में, कब हुआ, 1970 में चिली के अंदर में एक चुनाव होता है, और उस चुनाव में आयंदे साहब चुनाव लड़ने जाते हैं। चुनाव लड़ने जाते हैं ना, तो चुनाव जो लड़ रहे थे सोशलिस्ट पार्टी के साथ में लड़ रहे थे, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी और कुछ पार्टी मिल करके एक गठबंधन बनाती है, यानी बहुत बड़ा एक, बहुत सारे पार्टी का एक संघ बनाते हैं, जिसको हम लोग गठबंधन बोलते हैं। उसको बोलते थे पॉपुलर यूनिटी, नहीं, पॉपुलर यूनिटी नाम का एक गठबंधन बनाया गया। क्या नाम रखा गया, पॉपुलर यूनिटी। पॉपुलर यूनिटी एक गठबंधन बनाया गया, और गठबंधन के सहारे 1970 के चुनाव में आयंदे साहब चुनाव जीत जाते हैं और चिली के राष्ट्रपति बन जाते हैं। बाबू आयंदे साहब जो व्यक्ति थे ना, काफ़ी अच्छे और काफ़ी मतलब बहुत अच्छे, अपने देश को विकास करने के लिए काफ़ी अच्छे इंसान थे। कौन, आयंदे साहब। आयंदे साहब चाहते थे कि जो हमारे देश के अंदर में जितने भी गरीब लोग हैं ना, उसे हम ख़त्म कर दे, गरीबी को ख़त्म हटा दे। कोई भी हमारे देश में गरीब इंसान नहीं होना चाहिए। जितने भी इंसान है जो गरीब है, उसको हम इतना अच्छा से सुविधा दे, वो भी अमीर बन जाए। ये सोच किसका था, ये आयंदे साहब की थी। आयंदे साहब जैसे चुनाव जीतते हैं ना बुआ, अब किताब में आप पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखा भी है, आयंदे यहाँ पे देखिएगा, आयंदे साहब जैसे चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद में जो मजदूर की दशा थी, उस मजदूर की दशा में सुधार करने का काफ़ी प्रयास करते हैं। दूसरा काम क्या किए, शिक्षा प्रणाली में सुधार करते हैं, ताकि जो बच्चे अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो फैक्ट्री में जाकर के काम कर रहे हैं, वो उस काम को न करके कुछ अच्छा स्थिति में आ जाए और कुछ अच्छा काम करे। शिक्षा के मात्र इतना ही काम नहीं करते बाबू, वो और भी क्या काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, जो छोटे बच्चे थे जिसके पास में दूध नहीं था, दूध के बगैर मर जाते थे, उस बच्चे को सरकार के द्वारा, किसके सरकार के, आयंदे साहब के सरकार के द्वारा दूध मुफ्त में बांटा गया, फ्री में बांटा गया। इतना ही नहीं हुआ, जो भी किसान ऐसे थे, कोई ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास में ज़मीन नहीं था और ज़मीन के बगैर खेती वगैरह नहीं काम कर पा रहे थे, उसको ज़मीन फ्री में दिया गया। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। भूमिहीन किसानों को ज़मीन दिया गया। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो दवा के बगैर मर जाते थे, दवा नहीं करवा पाते थे, उस इंसान को पैसा सरकार के द्वारा दिया गया कि आप लीजिए और अपना दवा करवाइएगा। अब इतने अच्छे अच्छे से काम कौन करे थे, आयंदे साहब करे थे। उसी के बीच में क्या होती है, कुछ विदेशी कंपनी चिली के अंदर में आती है,
कौन कंपनी बुआ? कुछ विदेशी कंपनी चिली के अंदर में आती है और विदेशी कंपनी क्या करती है, जो यहाँ पे तांबा वगैरह जो थे ना चिली के अंदर में, उस तांबा वगैरह का ढो करके और वो अपने देश में अपने कंट्री में लेकर चले जाते थे। अब इस बात का जैसे पता चलती है आइंदे साहब को, आइंदे साहब कहते हैं ना ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश का जो हमारे देश का जो संसाधन है, जो भी सामान खनिज वगैरह है, उसे आप दूसरे देश में क्यों लेकर जा रहे हैं? उस लेकर जाने की जो बात थी ना, उसको रोक लगा दिए। कौन रोक लगा दिए? आइंदे साहब बोले कि कुछ भी खनिज वगैरह हमारे देश से बाहर आप नहीं लेकर जा सकते। इस बात की जैसे खबर चलती है चिली के अंदर में कि आइंदे साहब विदेशी कंपनियों को बंद कर दिए, विदेशी कंपनियों के ऊपर में रोक लगवा दिए कि वो हमारे चिली से कोई भी खनिज, कोई भी तांबा, कोई भी चांदी वगैरह यहाँ से दूसरे देश में नहीं लेकर जा सकते। इस बात की जैसे चिली में खबर पहुंचती है, चिली के अंदर में जो वहाँ में चिली में जो भी चर्च लोग थे, चर्च के अंदर में जो लोग रहते थे, चर्च के लोग जो वहाँ पे अमीर लोग थे, अमीर लोग जो वहाँ पे व्यापारी लोग थे, व्यापारी लोग सब कोई आइंदे साहब से नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं आइंदे तुम अपने सीट से जल्दी सीट खाली करो और तुम जल्दी अपने पद से इस्तीफा दे दो। अब जैसे इस बात को आइंदे साहब को इस खबर मिलती है कि हमको सीट छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, आइंदे साहब शीघ्र मना कर देते हैं कि हम सीट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए मरेंगे तो जनता के लिए मरेंगे। अब आइंदे साहब जैसे त्याग पत्र से मना कर दिए, त्याग पत्र देने से, उसके बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे गद्दार थे जो आइंदे साहब के सेना में थे। उस सेना ने क्या किया, आइंदे साहब के द्वारा चिली में एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह के ऊपर में कब्जा कर लेते हैं। कौन? आइंदे साहब के एक सेनापति थे जिसका नाम था अगस्तो पिनोसे। क्या नाम था वो? अगस्तो पिनोसे। अगस्तो पिनोसे जो आइंदे साहब के सेनापति थे, वो चिली के अंदर में एक बंदरगाह था, बंदरगाह के ऊपर में कब्जा कर लिए कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। अब जैसे इस बात के लिए बोला गया, अब आइंदे साहब डायरेक्ट तो मना कर दिए थे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। उसी के बीच में जो रक्षा मंत्री थे आइंदे साहब की, जो गृह मंत्रालय थे, उस सबको किडनैप करके जेल में बंद कर दिया जाता है। अब इस घटना को जैसे आइंदे साहब को पूरी अब लगने लगा कि शायद हम कुछ अब नहीं कर सकते हैं, रेडियो के अंदर में एक भाषण देते हैं आइंदे साहब, और रेडियो के माध्यम से चिली की जो जनता थे उस जनता को एक बात बताना अपना चाहते हैं। उस भाषण को आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में जो पेज नंबर 2 है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है। इसमें आइंदे साहब बोले हुए थे, सेम जो बात बोले हुए थे उनके बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या बोले हुए थे आइंदे साहब? मेरे मुल्क के मेहनत कश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे के दौर में भी पार पालेंगे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेरे वे स्थिति बनेगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरी आखिरी शब्द है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। ये बात जैसे ही आइंदे साहब रेडियो में देते हैं, अब लोग इस भाषण को सुन करके लोग और मोटिवेट हो जाते हैं, बोलते कि आइंदे साहब आप परेशान मत होइए। ये जितनी भी घटना हुई ना, इन जो आइंदे साहब के जो सेनापति थे, जिनका नाम क्या था? अगस्तो पिनोसे। लिख लीजिएगा, अगस्तो पिनोसे। अगस्तो पिनोसे जो थे ना बाबू, इन्होंने क्या किए, ये जो भी घटना थी ना, ये 11 सितंबर 1973 की घटना थी। 11 सितंबर 1973
1973 की घटना थी। और 11 सितंबर 1973 को आनंद साहब को बोला गया कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दिए, लेकिन आनंद साहब इस्तीफा नहीं देते हैं। उसी दिन ये भाषण देते हैं। आनंद साहब अपने भाषण देते हैं, रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं, और 11 सितंबर 1973 को आनंद साहब को गिरफ्तार करके मौत की सजा दे दी जाती, मार दी जाती है। और इतना ही नहीं बाबू, आनंद साहब के परिवार के अंदर में जितने भी सदस्य थे उसको खोज कर मार दिया जाता है। बहुत किसी को बंदी बना दिया जाता है, जेल के अंदर में डाल दिया जाता है। और जो ये गैदार अगस्तो पिनोसे जो आनंद साहब के सेनापति थे, वो 11 सितंबर 1973 को अपने आप को चिली का राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं। जैसे 11 सितंबर 1973 को ये अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करते हैं, उसके बाद से लोकतंत्र की समाप्ति हो जाती है। कहाँ पे? चिली के अंदर में। और वहाँ पे सैनिक शासन शुरू हो जाता है। कौन से देश में? चिली में। अब जैसे ही 73 में पिनोसे वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, ये टोटल 17 सालों तक, कितने सालों तक बाबू? 17 सालों तक चिली के अंदर में शासन करते हैं। और चिली के अंदर में अब समय आता है 1988 का। कब का बाबू? 17 वर्षों के बाद में अब समय आ गया था 1988 का। 1988 में अब लगने लगा अगस्तो पिनोसे को कि शायद हमने कुछ अच्छा काम कर दिया है। जनता, कहाँ की जनता? चिली की जनता हमसे खुश होकर के हमको वोट देगी। और 1988 के अंदर में चिली के अंदर में जनमत संग्रह कराया जाता है। क्या कराया था बाबू? जनमत संग्रह 1988 में चिली के अंदर में अगस्तो पिनोसे द्वारा कराया जाता है। जनमत संग्रह के अंदर में एकदम पूर्ण रूप से वहाँ की जनता, चिली की जनता अगस्तो पिनोसे को ठुकरा देती है कि आप हमारा सरकार नहीं हो सकते। और जनमत संग्रह के बाद में 1988 के बाद में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। कहाँ पे? चिली के अंदर में। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इतनी सारी वहाँ पे मुश्किलें आई, और 1988 में फिर से वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होती है। फिर वहाँ पे सैनिक शासन आता है, फिर लोकतंत्र की स्थापना होती है। और 2006 में एक वहाँ पे चुनाव होती है। कब होती है? 2006 में। 2006 में जो वहाँ पे चुनाव हुआ था चिली के अंदर में, उस चुनाव के अंदर में आयंदे साहब के एक वहाँ पे नौसेना थे, नौसेना को जिसको मार दिया गया था 1973 के इस आंदोलन के अंदर में अगस्तो पिनोसे के द्वारा। वही सेना, जो नौसेना थे, उस सेना की एक लड़की थी जिसका नाम था बाबू मिशेल वेस्ले। क्या नाम था उनका? मिशेल वेस्ले। मिशेल वेस्ले क्या होते हैं? 2006 के अंदर में चुनाव जीतते हैं और चिली के राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये जो थी ना बाबू, ये पूरे चिली की कहानी थी। अगला जो कहानी हम लोग को देखना है, उस देश का नाम है, वह देश है यूरोप के अंदर में। किस में? यूरोप। चिली किस महादेश में था? दक्षिण अमेरिका में। बिल्कुल सही। और अगला जो देश है जो किस महादेश में पड़ने वाला है? यूरोप में पड़ने वाला है। यूरोप का मैं देखिएगा ना, तो जहाँ ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बगल में वहाँ पे एक देश है जिसका नाम है बाबू पोलैंड। क्या नाम है? पोलैंड जो जगह है ना, वो हाँ यूरोप के अंदर में है। पोलैंड के बारे में क्या कहानी दिया हुआ है? पोलैंड के अंदर में एक पार्टी रहती है जिस पार्टी का नाम था बाबू पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। क्या नाम था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ये किस देश में था? पोलैंड के अंदर में था। इस पार्टी के एक नेता थे जिसका नाम था इस पार्टी के एक नेता जिसका नाम क्या था बाबू? जारू जिलेस्की। क्या नाम था इनका? जारू
लेस्की। ये जो जाडू जिलेस्की थे ना, एक नंबर के तनाशाह व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? तनाशाह व्यक्ति थे। जाडू जिलेस्की जो व्यक्ति थे, इनका कहना था जो भी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जो है हमारे पोलैंड के अंदर में, इस पार्टी के अलावा पोलैंड में कोई भी नया पार्टी नहीं बना सकता है। अब जैसे ही इस पार्टी के विरोध में कोई भी पार्टी पोलैंड के अंदर में नहीं बना सकता है, इस बात को पोलैंड में विख्यात कर दिया गया। अब जैसे वहाँ की जनता जानी कि पोलैंड में हम अलग पार्टी नहीं बना सकते हैं, अगर हमको चुनाव में लड़ना होगा तो किस पार्टी मिलना होगा? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी में मिलना होगा। उसके बाद क्या होती है, इसके जो नेता थे उसका नाम था जाडू जिलेस्की। जाडू जिलेस्की। जाडू जिलेस्की। जाडू जिलेस्की का कहना था कि हमारे पोलैंड के अंदर में कोई भी व्यक्ति हमारे पार्टी के विरोध में या किसी भी बात को लेकर के यहाँ पे आंदोलन नहीं कर सकते, चाहे आपके ऊपर में कितना भी अत्याचार हो रहा हो। अब वहाँ पे जब आंदोलन नहीं हो सकता है पोलैंड के अंदर में, ये बात किसका कहना था? जाडू जिलेस्की का। दूसरा बात क्या कहना था कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के अलावा कोई दूसरा पार्टी भी पोलैंड के अंदर में नहीं बन सकता है। अब जैसे इस बात का खबर चल रहा था, पूरे देश में था, नियम बन चुका था। उसके बाद में क्या होती है, एक जगह है पोलैंड के अंदर में जिसका नाम है, जिस जगह का नाम था कहाँ गया आपके, गंडास्क एक जगह है। क्या नाम हुआ? गंडास्क। गंडास्क एक जगह है पोलैंड के अंदर में। गंडास्क जगह में एक कंपनी था, एक फैक्ट्री था, जिस फैक्ट्री का नाम था, गंडास्क के अंदर में एक फैक्ट्री था जिसका नाम था लेनिन जहाज कारखाना। क्या नाम था बाबू? लेनिन जहाज कारखाना। कारखाना, लेनिन जहाज कारखाना जो था ना गंडास्क शहर में, इस लेनिन जहाज कारखाना में एक महिला जो थी ना, वो क्रेन चलाने का काम करती थी। क्या चलाने का काम करती थी? क्रेन। क्रेन चलाने का काम करती थी, लेकिन उस महिला को उसके पद से, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्रेन चलाने वाली महिला को क्या किया जाता है? नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी से निकाल दिया, बाहर कर दिया जाता है। अब जैसे इस बात की पता चलती है पूरे कंपनी के लोगों को, अब पूरे कंपनी के लोग इस लेनिन जहाज कारखाना के गेट के बाहर में आकर के आंदोलन धरना पे बैठ जाते हैं कि जब तक हम इस आंदोलन को नहीं खत्म करेंगे, जब तक आप इस महिला को वापस कंपनी के अंदर में नहीं ले लेते, काम पे नहीं ले लेते। लेकिन उस कंपनी के मालिक जो थे ना, वो गलत तरीके से उस महिला को नौकरी से निकाल दिए थे, लेकिन इसको वापस लेने के लिए मंजूरी नहीं करते। इस बात की पता जैसे जाडू जिलेस्की को चलता है कि रे हाय, हम जब मना किए एक बार में कि हमारे पोलैंड में कोई भी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी या फिर अपने किसी भी काम के लिए यहाँ पे आंदोलन नहीं कर सकते, ये कौन है जो यहाँ पे आंदोलन धरना धर रहा है? और पुलिस को वहाँ के जो फोर्स है ना, उसको ऑर्डर देते हैं कि जाओ जितने बैठे हुए हैं उसको मारो और उसको पकड़ करके ले आके जेल में बंद कर दो। बहुत सारे नेता को, बहुत सारे व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है, बहुत मारा जाता है। इसी कंपनी के अंदर में एक व्यक्ति थे जो इंजीनियर का काम करते थे। क्या करते थे? इंजीनियर का काम करते थे। उस व्यक्ति को लगा कि नहीं, इस व्यक्ति के ऊपर में जो ये आंदोलन कर रहे हैं गेट पे बैठ करके, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, इनके साथ में इतने अत्याचार अन्याय नहीं होना चाहिए। वो जो इंजीनियर थे इसी कंपनी के अंदर में, वो क्या करते हैं, इन सब व्यक्ति का नेतृत्व करना शुरू करते हैं कि सुनो भाई, आप आज से अकेले नहीं हो, हम आपके साथ में हैं और हम मिल करके सरकार के विरोध में आवाज़ उठाएंगे। जितने भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे हम वापस लेकर आएंगे, और जितने हम लोग को मारा गया है उसका बदला हम सरकार से वापस लेकर आएंगे। अब जैसे इस बात को आकर वहाँ बोलते हैं वो इंजीनियर, यहाँ पे जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे वो खुश हो जाते, वाह, पहले एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारा सपोर्ट करने के लिए आया है। और वहाँ के जितने भी आंदोलनकारी थे वो खुश हो जाते हैं। जो व्यक्ति इंजीनियर थे उनका नाम बाबू था लेकवा लेसा। क्या नाम था बाबू उनका? लेकवा लेसा। लेक वा लेसा।
ये जो लेखवा लेसा थे ना, एक इंजीनियर थे। लेखवा लेसा थे, काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं और खुश हो आते हैं कि यही एक व्यक्ति है जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मदद कर रहे हैं। और ये क्या थे, इसी कंपनी के अंदर में एक इंजीनियर के काम करते थे, इंजीनियर थे एक छोटा मोटा। अब क्या होती है, ये सरकार के विरोध में ये सब पार्टी के जितने व्यक्ति थे उनका समर्थन करने लगे, उनका एक मुख्य लीडर, एक नेता बन जाते हैं। और सरकार के साथ में एक मीटिंग बैठाई जाती है जिसको हम लोग गंडास्क संधि के नाम से जानते हैं। किस संधि के नाम से? गंडास्क संधि के नाम से। गंडास्क संधि किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था? तो लेखवा लेसा और जारू जिलेस्की के बीच में हुआ था। किन दो व्यक्तियों के बीच में? लेखवा लेसा और जारू जिलेस्की के बीच में हुआ था। ये गंडास्क जो संधि हुआ था, किस शहर में हुआ था? तो गंडास्क शहर में हुआ था। उसी के नाम पर ही क्या पड़ा था? गंडास्क संधि पड़ा था। इस संधि के अंदर में टोटल 21 बातों पे सहमति होती है, यानी 21 बात मांगा गया किससे? जारू जिलेस्की से। यानी गंडास्क संधि कितने सूत्रों पे सहमति होती है? 21 सूत्रों पे। 21 सूत्रों पे, 21 सूत्रों पे सहमति होती है। ठीक है बाबू, याद रहेगा। ये जो गंडास्क संधि हुआ था ना, गंडास्क संधि के बाद में गठबंधन हुआ। उसके बाद में आपकी किताब में दिया हुआ है। अब क्या होती है, ये जो लेखवा लेसा थे, ये एक अलग एक संगठन बना लेते हैं। ठीक है, जिस संगठन का नाम रखा जाता है सोलिडरिटी संगठन। क्या नाम रखा जाता है? सोलिडरिटी। 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 सोलिडरिटी, ये जो लेखवा लेसा थे, एक संगठन बनाए, एक पार्टी बनाए जिसका नाम रखा गया सोलिडरिटी पार्टी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या बोला गया था सरकार के द्वारा कि अलग पार्टी नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार सोलिडरिटी पार्टी बनकर आ गई। किसके नेतृत्व में? लेखवा लेसा के नेतृत्व में। अब उसके पश्चात क्या होती है, जारू जिलेस्की के नेतृत्व वाली सरकार को समक्ष रखा जाता है। उसके बाद सोलिडरिटी को जेलों में डाल दिया गया और संगठन बनाने वाले विरोधी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फिर से छीन ली गई। अब क्या हुआ बुआ, फिर से कुछ दिन बाद में 21 सूत्री पर जो समझौता हुआ था, उसे कुछ दिन बाद में जारू जिलेस्की के सपोर्ट में सोलिडरिटी के जो जितने भी कमेटी के लोग थे, सबको पकड़ करके और जेल के अंदर में बंद कर दिया जाता है। फिर से जो दोबारा जो वहाँ पे अधिकार मिला हुआ था, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वहाँ पे बोलने की आज़ादी, न्यूज़पेपर में जो कुछ बात छापने की आज़ादी, सबको फिर से दोबारा बंद कर दिया गया। लेकिन यह जो लेखवा लेसा के नेतृत्व में आंदोलन पूरे देश में फैल गया, अंततः पोलैंड की साम्यवादी सरकार को झुकना पड़ा। अब क्या हुआ, लेखवा लेसा फिर से जैसो वापस आती है, पूरे देश भर में पोलैंड के अंदर में पूरी आंदोलन फैल जाती है। और जो ये पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, जिसकी सरकार जारू जिलेस्की की सरकार को झुकना पड़ता है। किसके आगे? लेखवा लेसा के आगे। और 1989 में पुनः सरकार एक लेखवा लेसा के बीच में समझौता होता है। कब होता है? 1989 में। 1989 में लेखवा लेसा और सरकार के बीच में फिर से एक संधि होती है। और उस संधि के तहत में पोलैंड में बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव हुए। लेखवा लेसा के नेतृत्व में सोलिडरिटी पार्टी ने सीनेट के 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की। अब 1989 में जो हुआ, उसके बाद में फिर से पोलैंड के अंदर में चुनाव होता है और चुनाव के अंदर में लेखवा लेसा टोटल सीनेट में, यानी कि जो संसद है ना, संसद का 99 सीट जीत जाते हैं। कहाँ पे? पोलैंड के अंदर में। और फिर दोबारा 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति के पद के लिए पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में लेखवा लेसा को बहुमत प्राप्त हुई और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बन जाते हैं। कब चुनाव होती है? 1990 में। 89 में संधि हुआ था और एक साल बाद में 1990 में वहाँ पे लेखवा लेसा चुनाव में जीत जाते हैं और वहाँ पे सरकार अपना बना लेते हैं। ये था आपका पोलैंड की कहानी। आपको समझ में आया होगा। आप देखिए, इन दो देशों में, चिली और पोलैंड के अंदर में, कितना संघर्ष झेलना पड़ा लोगों को लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि आपको पता चल गया होगा, लोकतंत्र जो मिलता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। ठीक है बाबू, ये जो दो देशों की कहानी थी, इसके बाद में हम देखेंगे लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है। आपकी किताब में जो अगला टॉपिक दिया हुआ है, लोकतंत्र की
विशेषता। आप देख सकते हैं अपने किताब के अंदर में जो पेज नंबर है 6। लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है बाबू? जैसा कि आपने अभी देखे कि इन कुछ देशों के अंदर में इतनी सारी समस्याएं आई, कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की अगर कुछ खासियत अगर नहीं होता तो इतने लोग पागल नहीं होते कि लोकतंत्र को अपनाएं। अगर हम देखेंगे पूरे भारत, पूरे देश भर में, तो टोटल 195 या 92-93 देश है। जिस देशों में से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुई है अभी। तो यानी कि लोग ऐसे ही लोकतंत्र की मांग नहीं करेंगे अगर लोकतंत्र अगर अच्छा नहीं होगा। लोकतंत्र की क्या खासियत होती है, विशेषता क्या होती है? पहले होते हैं लोगों को अपना अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? पहला अगर हम देखें लोकतंत्र की विशेषता में, पहला अगर काम देखें तो लोगों को अपनी राजा चुनने का अधिकार होता है। लोगों लोगों को अपनी राजा चुनने का अधिकार होता है। दूसरा क्या होता है लोकतंत्र के अंदर में कि लोग जब भी चाहे अपने राजा को हटा सकते हैं। लोगों को अपना बोलने का अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। किस चीज़ की बाबू? अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। तीसरी बात क्या होती है लोकतंत्र के अंदर में? लोग क्या कर सकते हैं? अपने राजा को बदल सकते हैं। राजा को बदल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फायदा हैं जो लोकतंत्र के अंदर में देखने को मिलता है, जिसके कारण से लोग यही चाहते हैं कि हमारे देश में क्या हो? लोकतंत्र हो। इसके पीछे में आपके बुक में जो लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, वो लोकतंत्र के बारे में जो पीछे मैं अभी पढ़ा उस सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या वहाँ पे असमानताएं थी, क्या असमानताएं थी उन दो देशों के बीच में, उन दोनों देशों के बीच में बताया गया था। अब बाकी इसका जो अगला घटना है वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि कब से कब तक लोकतंत्र कितना था, कितने देशों में उस समय लोकतंत्र था, उसके बाद में कितने देशों में लोकतंत्र बढ़ा। यानी कि आप इसमें देखिएगा तो आपको पता चलेगा शुरू में किसी देश के अंदर में लोकतंत्र नहीं था, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र की संख्या, देशों की संख्या बढ़ती चली जाती है। यानी बहुत सारे ऐसे देश है जो लोकतंत्र धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। यानी लोकतंत्र की कुछ अच्छाई है, तभी तो लोकतंत्र अपना रहे लोग। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, ये अब हम देखेंगे लोकतंत्र का विस्तार कैसे होता है हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में। अगर हम देखेंगे बाबू तो लोकतंत्र की जो विस्तार होती है ना, लोकतंत्र का जन्म होता है ना, जो हमारे भारत से होता है। आप कहिएगा सर क्या बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को तो हमारे भारत में बल कुछ दिन पहले आया हुआ। कब आया था? जब संविधान बना था उस समय तो आया था, 1950 में आया होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं लोकतंत्र की क्या शुरुआत हमारे भारत से हुई थी? क्या गलत बता रहे हैं? देखिए क्या था ना, पहले जो जगह था ना, पहले का जो समय था, जब भी हम अपने अगर भारत में देखते हैं बाबू, ये जो है ना हमारे भारत का मैप है, यहाँ पे आप देखिए क्या है कि नदी है। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है गंगा नदी। ये वाला गंगा नदी है और ये वाला यमुना नदी है। इस नदी के आसपास में जितने भी पहले के जो लोग थे ना, ये बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये। उस समय क्या था, इस सब तरह लोग में कुछ महाजनपद हुआ करते थे, यानी छोटे छोटे एरिया को मिला करके वहाँ पे राजा हुआ करते थे। और यहाँ पे देखा गया इस गंगा नदी के जो आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पे देखा गया जितने भी महाजनपद थे,
जितने भी छोटे छोटे राजा थे, वो राजा क्या करते थे, वो राजा अपने मर्जी से राजा नहीं बनते थे। वहाँ के लोग क्या करते थे, अपने राजा का चुनाव करते थे कि देख भाई, तो पिछले बार गलत काम किया था, तो इस बार हमारा राजा नहीं बनेगा, हमारा राजा दूसरे कोई बनेगा। इस तरह से हमारे भारत में उस समय चुनाव हुआ था। चुनाव हो करके और अपने राजा का चुनाव लोग करते थे। अब पता चला कि लोकतंत्र का अगर हम देखें जन्म शुरू तो कहाँ से माना जाता है, हमारे भारत से हुआ है। लेकिन हमारे भारत को उतना लोग नहीं जानते कि लोकतंत्र की शुरुआत हमारे भारत से कैसे हो सकती है। उस समय जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उसका कुछ प्रांत था, उस प्रांत का नाम आपके किताब में दिया हुआ है। बहुत सारे प्रांत था, जैसे कपिलवस्तु का शाक्य, सुभाड़, पड़व के भागों में प्रांत अलकंप और किरुपुत, कलाम, रामग्राम, कुशीनाड़ा, कमल, पिपली, वन, मोड़ियड़, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह शामिल थे। यानी सब जितने भी जगह थे ना, हर एक जगह पे क्या था, लोकतंत्र के द्वारा वहाँ पे यानी जनता के द्वारा अपने राजा का चुनाव किया जाता था। लेकिन इसके बाद में अगर हम देखते हैं ना बाबू, सबसे पहली बार अपने दुनिया के अंदर में तो हमें देखने को मिलता है फ्रांस की क्रांति में। किसमें हुआ, फ्रांस की क्रांति में। जो फ्रांस का क्रांति हुआ था ना 1789 में, उस क्रांति के बाद में 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के होता है। 1789 में जो उस समय राजा था वहाँ के, उस राजा को मार करके हटा दिया जाता है और वहाँ पे फ्रांस के अंदर में लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोग अपनी मर्जी से सरकार का चुनाव करते हैं। लेकिन फिर से दोबारा वहाँ पे देखा जाता है, फिर से वहाँ पे राजतंत्र आ जाते हैं, फिर से वहाँ पे लोकतंत्र आते हैं, फिर राजतंत्र आते हैं। यानी बहुत बार चेंज फेरबदल होते रहते हैं। ठीक है। एक और हम देखने को मिलता है हम लोग को, उसी के बगल में एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। क्या नाम हुआ, ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर में जैसे हम जाएंगे ना, तो ब्रिटेन में 1688 में एक क्रांति हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था ना ब्रिटेन में 1688 में, यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था लोकतंत्र की स्थापना के लिए, काफ़ी वहाँ के लोकतंत्र की धीमी प्रगति थी, यानी काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उतना जितना तेजी में आगे ना बढ़ा जितना तेजी में फ्रांस की क्रांति में लोकतंत्र के लिए बढ़ा था। इसी के बीच में एक और हम लोग देखते हैं 1776 में अमेरिका की क्रांति में, अमेरिका की क्रांति में 1776 में 1776 में जो अमेरिका के अंदर में जो क्रांति हुआ था, अमेरिका में ब्रिटेन वालों ने जा करके अमेरिका को उपनिवेश अपना कब्जा कर लिया था। तो अमेरिका के अंदर में 1776 में जो क्रांति हुआ था, वहाँ पर भी देखा गया कि लोग चाहते थे कि ब्रिटेन वाले अमेरिका को स्वतंत्र करके वापस चला जाए और यहाँ पर राजा वहीं बने जिसको हम लोग अपना मर्जी से चुन सके। पहली बार 1789 में अगर देखें तो 1776 में अमेरिका के अंदर में स्वतंत्र होती है और इसके ठीक 3 साल बाद में 1789 में अमेरिका के अंदर में संविधान लागू हो जाती है। यानी कैसे सरकार बनेगी, कैसे सरकार का चुनाव होगा, ये 1789 में पूर्ण रूप से पूरे देश भर में बता दिया जाता है अमेरिका में। अगर हम देखें बुआ 1900 तक 1900 तक कोई भी ऐसा देश नहीं था जहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार था, यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था। 1900 ईस्वी तक बहुत सारे ऐसा देश था जहाँ पे नहीं था कि आप आइए और सबको आकर वोट दीजिए, अपने राजा का चुनाव कीजिए। मात्र कुछ सीमित लोग ही थे जो जाते थे राजा का चुनाव करते थे। लेकिन पहला एक ऐसा देश था क्या नाम था उसका, स्विट्जरलैंड में 1700 यहाँ पे देखिएगा आपकी किताब में लिखा हुआ है 1900 ईस्वी तक, नहीं न्यूजीलैंड लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा दिख रहा है न्यूजीलैंड। हाँ 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़ करके किसी देशों में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। न्यूजीलैंड में 1993 में कब हुआ, 1893 में
न्यूजीलैंड के अंदर में 1893 में सबसे पहले सभी लोगों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया जाता है। 1893 में किस देश में? न्यूजीलैंड में, कि सब लोग अपना अधिकार देंगे। लेकिन उससे पहले जो किसी देश में वयस्क मताधिकार जो था, तो उसी लोग को था जो लोग सबसे अमीर है, जिसके पास में ज़्यादा ज़मीन हुआ करता है, जो बहुत ज़्यादा सरकार के करीब है, वही लोग सिर्फ अपने सरकार के चुनाव में भाग लेते थे, अन्यथा कोई भी देश भाग नहीं लेता था। आप देखिएगा अपने किताब के अंदर में, आप किताब में एक सूची बना के दिया हुआ है कि किन किन देशों के कब सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। यहाँ पे पेज नंबर 12 में जब जाइएगा, यहाँ पे बॉक्स बना करके दिया हुआ है। देखिए, न्यूजीलैंड में 1893 में, और रूस में 1917 में, जर्मनी में 1918 में, यानी कि इस पूरे आप देख सकते हैं हमारे भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब मिला। यहाँ पे देखिए, भारत 1950 में, यानी सभी लोगों को एक समान वोट का अधिकार मिला कि आप सबको ही अपने राजा का चुनाव कर सकते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है बाबू, उपनिवेशवाद का अंत। यहाँ पे देखिए, उपनिवेशवाद का अंत। अब जो ये उपनिवेशवाद का अंत होता है वो कैसे होता है? यानी कि आप देखें कि पहले का जो देश हुआ करता था ना, पुराने जो देश, जो यूरोप के अंदर में जितने भी देश थे, वो सब कोई बहुत सारे अपना उपनिवेश कॉलोनियन बना के रखे हुए थे कि उस देश के ऊपर मेरा करीब है तो वहाँ पे मत जाना, उस देश में जो भी हम सामान बेचेंगे वो हम अपना बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में वो जो देश है हमारा उपनिवेश है, वो हमारा गुलाम देश है, उसके अंदर में तुम अपना सामान नहीं बेच सकते हो। यानी इस तरह की भावना उस समय हुआ करता था। उसी तरह से हमारा भारत भी एक शिकार बन चुका था, किसका? ब्रिटेन का। यानी ब्रिटेन का हम लोग उपनिवेश थे। ब्रिटेन वाले आते थे हमारे देश में और अपना सामान बेचते, अपना नियम वगैरह चलाते थे, ठीक। लेकिन देखा क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, बहुत सारे देशों में लोकतंत्र की मांग चल रही थी, जितने भी देश उपनिवेश हुआ करते थे वहाँ के लोगों ने भी अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए मांग करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में जो लोग अपना उपनिवेश बना के रखे हुए थे, उसको उस देश को आज़ाद करके छोड़कर वापस जाना पड़ता है। इसकी जो सबसे पहले जो लोकतंत्र या स्थापना के लिए जो मांग फैलती है, किस देश से फैली थी? फ्रांस की क्रांति 1789 से, फ्रांस की क्रांति से। यानी उसी समय से पूरे देश में उपनिवेश का अधिकार फैला हुआ था कि हम आपका उपनिवेश है, हमको आप आज़ाद कर दीजिए, हम अपने हिसाब से यहाँ पे सरकार का चुनाव करेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, जो जरूरी है वो सब आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। अब इसी तरह आप देखिएगा, एक देश है बुआ जिसका नाम है घाना। क्या नाम है? घाना। घाना के अंदर में एक व्यक्ति थे जो एक सुनार के एक लड़का था। सुनार एक जाति होता है ना, उसी के एक लड़का था जो एक टीचर हुआ करते थे। क्या थे? टीचर, जिनका नाम था लामे एनक्रूमा। उनका नाम क्या था? घाना एक देश है जो अफ्रीका के अंदर में पड़ता है। अफ्रीका के अंदर में जो घाना देश है ना, वहाँ पे एक सुनार थे जिसका लड़का एक शिक्षक थे जिसका नाम था लामे एनक्रूमा। लामे एनक्रूमा क्या करते हैं, घाना देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं। और उसी के बीच में क्या होती है, लामे एनक्रूमा अपने देश को 1957 में आज़ाद हुआ। हाँ, जो घाना था ना वो भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करते थे। जो घाना थे ना 1957 में, कब हुआ? 1957 में ब्रिटेन से आज़ाद होते हैं। और 1957 में आज़ाद होने के बाद में, आज़ादी के बाद एनक्रूमा घाना के प्रधानमंत्री एवं फिर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब जैसे वहाँ पे आंदोलन होती है, आंदोलन के बाद में 1957 में घाना जो था, घाना देश वो स्वतंत्र हो जाते 1957 में। और उसके बाद में लामे एनक्रूमा थे प्रधानमंत्री, उसके बाद में घाना के राष्ट्रपति घोषित हो जाते हैं। घोषित होने के बाद में क्या करते हो, प्रधानमंत्री बने और लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर स्थिति नहीं रहा क्योंकि एनक्रूमा ने अपना आपको आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनाव करवा लिया। और लामे एनक्रूमा जो था ना, इतना अत्याचारी, इतना दलाली जो भी बोल लीजिए, इतना बेकार ये शासक था, राजा था, जो जैसे राष्ट्रपति बनते हैं ये अपने जीवन भर के लिए, क्या हुआ, जीवन भर के लिए घाना के राष्ट्रपति के पद पर घोषित करवा लेते अपने आप को। यानी संविधान में बदल करके, और उसमें लिख दिया जाता है कि लामे एनक्रूमा जब तक
जीवित रहेंगे जब तक घाना के राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन 1966 के अंदर में लामे नक्रुमा को वहाँ के सैनिकों द्वारा मार दिया जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है और फिर से घाना के अंदर में सैनिक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। कब होती है? 1966 में, याद रहेगा। इसके बाद में जो दिया 1990 के बाद में फिर लैटिन अमेरिका ने कहा 1991 में सोवियत संघ के विघटन हुआ। उसके बाद में सोवियत संघ 15 राज्यों में टूट गया। इसके बाद में क्या होती है? वो एक देश है जिसका नाम है सोवियत संघ, जिसको हम लोग अभी रूस बोलते हैं ना। रूस जो है ना, वो पहले बहुत बड़ा और देश था। अभी अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड वार में सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। लेकिन उस समय क्या 1991 से पहले, कब से हुआ? 1991 से पहले, 1991 से पहले रूस और भी बड़ा देश हुआ करता था। लेकिन क्या होती है, रूस के जो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े थे, वहाँ के लोग बोल रहे थे ना, हम रूस के साथ में नहीं रहेंगे, हम एक अलग लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। और रूस जो है ना, लोकतांत्रिक नहीं, वो साम्यवादी है, समाजवादी लोकतंत्र है। वहाँ पे लोकतंत्र, पूर्ण रूप से लोकतंत्र रूस के अंदर में नहीं है। तो वहाँ के कुछ ऐसे टुकड़े थे जो चाहते थे कि रूस से हम अलग होकर के यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करें। और 1991 में जो रूस था ना, वो टोटल 15 देशों में टूट जाते हैं। यानी रूस टूट करके कितने देश बन गए? 15 देश बन गए, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ा टूट गया रूस का। और अभी भी आप देखिएगा तो पूरे वर्ल्ड भर में, पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा देश कौन है? अभी भी रूस है। मिलाइए, टूट करके भी किसी से छोटा नहीं, अभी भी उतना बड़ा है। और वहाँ पे 15 देशों में टूट गया। बाकी कुछ ऐसे देश थे जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा सोवियत संघ का विघटन, यानी रूस कब टूटा हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ था। कितने देशों में विघटन हुआ? 15 देशों में हुआ था। ठीक है। अब जो अगला कहानी हम लोग पढ़ना है, नेपाल के बारे में पढ़ना है। नेपाल जो बगल में अपना देश है ना, नेपाल जो है ना, और नेपाल के अंदर में क्या होता है, 1948 में नेपाल पहली संविधान बनाता है। 1948 में क्या होता था, नेपाल के अंदर में संविधान बनाया गया। लेकिन वो संविधान बहुत दिनों तक चलता नहीं है। वहाँ पे उसका जो व्यक्ति एक था जिनका नाम था महेंद्र आते हैं। महेंद्र अपने मर्जी से संविधान बनाते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चलता है। 1990 में फिर से वहाँ पे संविधान बनाया जाता है। 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत होती है। कहाँ पे? नेपाल के अंदर में। 1991 में नेपाल में संसद के चुनाव में नेपाली कांग्रेस बहुमत मिली एवं जेपी कोइराले देश के प्रधानमंत्री बने। कब हुआ? 1990 में जेपी कोइराले। क्या नाम होता है? जेपी कोइराले। जेपी कोइराले क्या होते हैं? कोइराला जेपी कोइराला 1990 में नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होती है, 1999 में क्या होती है, वहाँ पे कुछ तख्ता पलट होता है, इधर उधर होता है। फिर 2002 में क्या होते हैं, वहाँ के एक राजा थे जो इसका नाम था वीरेंद्र, वो वहाँ के राजा बनते हैं। फिर वहाँ पे राजा आते हैं, राजा ज्ञानेंद्र आते हैं, जो 2005 में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करते हैं। लेकिन उसको मार करके, हटा करके फिर से वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होती है 2005 के बाद में। फिर 2008 में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में किया जाता है। उसके बाद में फिर वहाँ पे एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 2008 में संविधान सभा द्वारा चुनाव करवाया गया एवं नेपाल में प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव एवं प्रधानमंत्री प्रचंड हुए। प्रचंड वहाँ के प्रधानमंत्री 2008 में, और जो राष्ट्रपति हुए रामवर्धन यादव प्रधानमंत्री एवं रामवर्धन यादव राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री कौन हुए? प्रचंड। ये पेज नंबर 14 में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कोई भी आपके काम की चीज़ यहाँ पे नहीं है, ये सब स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में म्यांमार की घटना दिया हुआ है। म्यांमार का जो पुराना नाम था, बस आप सिर्फ इसको याद रखिए, जो म्यांमार का पुराना नाम था वो क्या था? वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। और म्यांमार आज़ाद कब हुआ था? 1948 में। म्यांमार भी पहले गुलाम था, लेकिन आज़ाद कब होती है? 1948 में। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा नाम था। बस इतना याद रखिएगा। अब उसके बाद में क्या होती है बुआ, आप जैसे देख रहे हैं, कोई अगर एक देश है, उस देश के अंदर में अगर कोई राजा नहीं है तो देश अच्छी तरह से नहीं चल पाता है।
तो बताइए पूरी दुनिया का कोई एक भी राजा नहीं, वो देश कैसे चलेगा पूरी दुनिया? संभव है? अगर ऐसा हमारे भारत में अगर राजा अगर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं हो, तो क्या हमारा भारत अच्छी तरह चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, बहुत सारे टकराव हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो बताइए पूरी दुनिया भर में एक भी राजा नहीं है, फिर कैसे चलता है? तो इसके लिए वो कुछ संगठन बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस संगठन का नाम रखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम रखा गया? संयुक्त राष्ट्र। पूरी दुनिया को चलाने के लिए राजा तो नहीं है, लेकिन एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त सही था, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है बाबू, जो पूरी दुनिया को चलाने का काम करती है, पूरी दुनिया के ऊपर में नियम वगैरह बनाती है। इसका संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ था ना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। इसको आप एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। यानी इसको रटा मार लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र जो एक संघ है ना, उसका टोटल 6 अंग बनाए गए हैं। कितने अंग? 6 अंग। आप अपने किताब निकालिएगा, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 16। संयुक्त राष्ट्र स्थापना 1945 में किया गया, जिसमें टोटल 100, अभी हमको बताए थे कि पूरी दुनिया में कितने देश है? 193 या 95 के आसपास है, मतलब 93 को मान्यता मिला हुआ है। लेकिन 193 में से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है ना, टोटल 192 देश है। कितने देश है बाबू? 192। संयुक्त राष्ट्र का कितने अंग है? 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। जो पहला अंग है ना, जिसका नाम है महासभा। क्या नाम है बाबू? महासभा। पहला अंग का क्या नाम है? महासभा। जो दूसरा अंग है ना, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। परिषद, सुरक्षा परिषद। जो तीसरा अंग है ना, तीसरा अंग का नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। जो उसके बाद चौथा अंग है ना, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद। क्या नाम है? न्याय परिषद। उसके बाद जो अगला है, उसका नाम है न्याय परिषद के बाद में अगला है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 1 2 3 4 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद में अगला है जिसका नाम है सचिवालय। क्या नाम है बाबू? सचिवालय। ठीक। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इतने सारे जो अंग बनाए गए हैं पूरे देश को चलाने के लिए, जिसके सुरक्षा परिषद जो है ना बाबू, सुरक्षा परिषद, इसके टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 15 देश होते हैं। 15 देशों में 5 जो देश होते हैं ना, जिसको हम लोग अस्थाई देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई। जो 5 देश कभी भी टूटता अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो 10 होते हैं ना, जिसको हम लोग अस्थाई बोलते हैं, अस्थाई। इस 10 देश अस्थाई होते हैं और 5 देश अस्थाई होते हैं। 10 देशों का 2 साल पे बदलती रहती है। 192 में से 2 साल के लिए कोई एक देश चुना जाएगा, वो 2 साल काम करेगा, फिर उसके बाद में दूसरे देश का मौका मिलेगा। और 5 अस्थाई सदस्य। 5 अस्थाई में कौन है? एक है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है चीन। पहला अमेरिका, कौन है? अमेरिका। दूसरा है रूस, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा कौन है? चौथा है, हाँ, पहला अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। 5 देश हैं अस्थाई। अस्थाई जो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। और 10 अस्थाई है। अस्थाई का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का। लेकिन अस्थाई का कार्यकाल अनलिमिटेड है, जब तक देश है जब तक वो अस्थाई है। ठीक है बाबूआ, याद रहेगा। अब इतनी सारी है। अब उसके बाद में आपका जो चैप्टर है वो
ख़त्म हो गया। इसके बाद में जो हम अगला वीडियो लाएँगे, उस वीडियो के अंदर में इस चैप्टर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को हम आपको करा देंगे। ठीक है बुआ? ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर को हम अगले वीडियो में करा देंगे और उसमें आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही अच्छी तरह से हाँ, अपने माता-पिता के नाम को रोशन करते रहिए और अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लाइए। ठीक है? गुड बाय बुआ।